बात सबसे पहले दिल्ली के दंगल की, जहां की जंग अब कांग्रेस को इंडिया से आउट करने के प्लान तक पहुंच गई है। पहले अरविंद केजरीवाल पर यूथ कांग्रेस की ओर से एफआईआर और फिर अजय माकन के आम आदमी पार्टी पर वार से गठबंधन में नई रार छिड़ गई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने न सिर्फ कांग्रेस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया, बल्कि इंडिया से आउट करने का ऐलान भी कर दिया। और लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्यों, वो आगे बताएंगे। पहले ये समझिए कि कौन कौन से दल कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से आउट करने के हक में नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सबसे पहला नाम आम आदमी पार्टी का है। मुख्यमंत्री आतिशी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और साफ साफ कहा है कि कांग्रेस या तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करे और या फिर इंडिया गठबंधन से हम आउट करेंगे। टीएमसी की बात अगर करें तो ममता बनर्जी ने पहले ही कांग्रेस की जगह खुद इंडिया गठबंधन की कमान मिलने पर वापसी का इशारा किया था। उद्धव गुट वाली शिवसेना की अगर हम बात करें तो संजय राउत ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देने की पैरवी करते नजर आए हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो केजरीवाल के कैंपेन में आकर बिना कुछ बोले ही अखिलेश यादव ने अपना फैसला सुना दिया है। अब सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली के दंगल में ये हालात आखिर क्यों बने, क्यों अचानक आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस इतनी उग्र हो गई। जरा अंदर की कहानी समझिए। कांग्रेस को इंडिया से आउट करने की कहानी यूं तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन इस मुहिम को दम मिला दिल्ली के दंगल में, जब कांग्रेस ने आप के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया तो सीएम आतिशी का धैर्य भी जवाब दे गया। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। यानी आतिशी ने साफ साफ कांग्रेस और बीजेपी को एक ही टीम बता डाला। लेकिन क्यों, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। दरअसल दिल्ली यूथ कांग्रेस ने तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई है। इस एफआईआर में संजीवनी और महिला कल्याण योजनाओं को लेकर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। खबरों में बने रहने की चाहत में एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत है, ये उनके बयान से साफ हो गई और इसके द्वारा उनकी पराजय की स्वीकारोक्ति भी साफ हो गई। यानी अपनी भावी पराजय का आधार बनाना आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया। दावा है कि इसी एफआईआर के बाद कांग्रेस और आप के रिश्तों में इतनी खटास आई कि इंडिया से आउट करने का ऐलान हो गया। कांग्रेस का बेलगावी सम्मेलन विवादों में घिर गया है और विवाद की वजह है सम्मेलन में लगा एक पोस्टर। कांग्रेस के पोस्टर में भारत के गलत नक्शे को दिखाया गया है, जिस पर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है। क्योंकि कांग्रेस ने पोस्टर में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है, जिसके बाद बीजेपी ने प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। जिस भारत माँ के टुकड़े करते तुमको लाज न आई थी, उस भारत माँ की यह छवि तुमने आज दिखाई है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। विवादित पोस्टर में भारत के गलत नक्शे के साथ राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी भी हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस वाले की गलती से शहर के एक इलाके में ऐसे पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन गलती का एहसास होते ही इन पोस्टर्स को तत्काल हटा दिया गया। जिस नक्शे की बात चर्चा में है कि कांग्रेस ने कश्मीर हटा दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर राजनीति नहीं की जा सकती। अगर गलती से किसी ने ऐसा कर भी दिया हो तो क्या कांग्रेस चाहेगी कि कश्मीर भारत का हिस्सा न हो? बता दें कि कर्नाटक का शहर बेलगावी अगले 2 दिन तक महात्मा गांधी की अध्यक्षता में यहां हुए एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की यादों को ताजा करेगा। कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन 26 और 27 दिसंबर 1924 को किया गया था। उसी को याद करने के लिए मौजूदा कांग्रेस ने बेलगावी में सम्मेलन रखा है, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे हैं।
दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी इस बार खास प्लान पर काम कर रही है। इस प्लान में अब एनडीए सहयोगियों का भी साथ मिल रहा है। माना जा रहा है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए दिल्ली में एनडीए के सहयोगी भी ताल ठोकने वाले हैं। क्योंकि जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ एनडीए की बैठक में दिल्ली चुनाव को लेकर भी रणनीति बनी। इसके तहत बीजेपी गठबंधन दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। अभी तक गठबंधन में शामिल 3 पार्टियों ने दिल्ली में सीटों को लेकर दावेदारी की है, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की एचएएम शामिल है। फिलहाल किस पार्टी को कितनी सीट दी जाएगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर साफ है कि बीजेपी एनडीए के कुछ दलों को समझौते के तहत सीटें दे सकती है। दरअसल दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या 20% से ज्यादा है। वोटरों को साधने के लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी मैदान में उतरेंगे। इसी तरह मराठी वोटरों को साधने के लिए एकनाथ शिंदे दमखम दिखाएंगे, तो वहीं दक्षिण भारतीय मतदाताओं को साथ लाने के लिए चंद्रबाबू नायडू भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो चुकी है। अब इस रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए तमाम पार्टी के नेताओं के साथ मंथन चल रहा है, जिसमें सीट शेयरिंग और तमाम चुनावी मुद्दे शामिल है। दिल्ली जीतने के लिए हर दल अपने अपने दांव चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने संजीवनी और महिला कल्याण योजना को चुनावी दांव बनाया, तो बीजेपी ने केजरीवाल के इन्हीं वादों पर प्रदर्शन कर मोर्चा खोल दिया। और रणनीति के तहत केजरीवाल के चुनावी वादे के खिलाफ बीजेपी ने महिलाओं को ही मैदान में उतार दिया। दिल्ली बीजेपी की महिला मोर्चा टीम आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आई। संजीवनी और महिला सम्मान योजना के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा धरना प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन करते हुए 11 अशोका रोड से यहाँ अरविंद केजरीवाल का घर तक यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों को एक धोखा बताते हुए जमकर हल्ला बोला। हालांकि प्रदर्शनकारियों को अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुँचने से पहले ही रोक दिया गया। 1000 रुपए का नोटिफिकेशन मार्च में लोकसभा में किया था, वो तो मिला नहीं। 2100 रुपए का ना तो कोई बात हुई है, ना विधानसभा में चर्चा हुई है, ना उसके ऊपर कोई बजट पेश हुआ है, ना उसका कोई प्रस्ताव पारित हुआ है, और कैंप लगा के फर्जी वेबसाइट बनके ये कर रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली में महिला कल्याण योजना की रजिस्ट्रेशन कर रही है, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है। और बीजेपी केजरीवाल के इस वादे को चुनावी दाव बताकर रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रही है। यानी दिल्ली के दंगल में दाव पर दाव चले जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में दोनों दलों की साख दाव पर है। एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस एक्शन में है और उनकी धरपकड़ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को मतदान का अधिकार दिया जा रहा है, जो दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करते दिखाई देंगे। ये अधिकार उन शरणार्थियों को दिया गया है जो पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से दिल्ली में रह रहे हैं। ऐसे ही शरणार्थियों से बातचीत के लिए जी न्यूज की टीम दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में पहुंची। हिंदू हैं बस सिर्फ, तो ये तो खुशी की बात है जब सिटीजनशिप मिल गई, हम लोगों को नागरिकता भारत की मिल गई है। पहले जो मतदान देंगे हम भारत के अंदर, तो ये हमारी खुशी की बात है। दरअसल 10 साल से ज्यादा समय से पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दे दी गई है और अब जल्द ही उन्हें वोटर कार्ड समेत दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी मिलने वाले हैं, जिसके बाद ये पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। मतदान को लेकर इन लोगों में गजब का उत्साह नजर आया। नागरिकता के साथ साथ अगर हमारी वोटर आईडी कार्ड बनती है, हमारा पूरा प्रूफ बनता है, तो जो भी नेता हमारे लिए अच्छा सही काम करेगा उसी को हमारा वोट जाएगा। इन लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो देश के बेहतर भविष्य और भारत की नागरिकता मिलने पर शुक्रिया कहने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले से मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में राजनीतिक स्टाइल बदला हुआ दिखाई देगा। और अपनी इसी रणनीति के तहत पीडीए में शामिल जातियों के महापुरुषों पर फोकस करने के साथ साथ पार्टी अंबेडकर और संविधान के मुद्दे को बनाए रखना चाहेगी। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी पीडीए में शामिल प्रत्येक जाति के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसके लिए विशेष योजना तैयार की गई है। पार्टी ने सभी जिला और शहर कमेटियों को इस बारे में जरूरी निर्देश दिए हैं। इस तरह कश्यप और पासी समेत सभी जातियों के महापुरुषों के बारे में लिखित सामग्री जुटाई जा रही है।
26 दिसंबर यानी कि आज से 25 जनवरी 2025 तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में सेक्टर वॉर पीडीए चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। सामाजिक न्याय, आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना और स्थानीय मुद्दों पर यहाँ जमकर चर्चा होगी। लेकिन यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी की इस रणनीति पर अब तंज कसा है। आज महापुरुषों की याद आ रही है। जब सत्ता थी तब आप क्या कर रहे थे? तब आपको न महाराजा सुहेलदेव जी आ रहे थे, न सरदार पटेल याद आ रहे थे, न पंडित दीनदयाल उपाध्याय आ रहे थे। एक तरफ जहां प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं इस पर अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि 22 में से यातायात लायक सिर्फ 9 पांटून पुल, बाकी 9 2 11, मतलब साल भर की कवायद के बाद 22 में से सिर्फ 9 पांटून ब्रिज यातायात योग्य बन पाए, यानी लगभग 40% ही काम हो पाया। अब जब इस महा आयोजन के लिए सिर्फ 20 दिन और बचे हैं, तो बाकी बचे पुल कैसे बन पाएंगे और भीड़ का नियंत्रण और आवागमन कैसे संभव होगा? अखिलेश के आरोपों का जवाब देने के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सामने आए। उन्होंने आजम खान का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को 2013 के कुंभ की याद दिलाई। 2013 जनवरी में प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। इतनी दुर्दशा कुंभ के इतिहास में कभी नहीं थी। उस कुंभ मेले की व्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी ने अपने चचा मोहम्मद आजम खान को सौंप दी थी। आने वाले तीर्थ यात्रियों को दुर्घटना तक का शिकार होना पड़ा था। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने भरोसा दिया कि मेला क्षेत्र में सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है और ये महाकुंभ ऐतिहासिक होने वाला है। क्या बिहार में फिर खेला होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के बीजेपी कंट्रोल वाले बयान पर अभी घमासान थमा भी नहीं था कि आरजेडी विधायक ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया, जिसके बाद बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई। दरअसल लालू यादव के करीबी और आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने इशारों में बिहार में खेला होने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है तो आए। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया। ये वो लोग जो है दिन में सपना देखने लगा है। सत्ता का बेचैनी इन लोगों को पागल बना दिया है और पागलपन में कुछ से कुछ बयान देते रहते हैं और इस तरह का बयान दे करके जो है वो अपने आप को ही ठगने का काम कर रहे हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान ने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी। हालांकि कई मौकों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बात बोल चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग कर ऐसा बयान दिया जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने लालू यादव के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग पर तंज कसा। लालू जी जिंदगी भर ऐसा काम किए हैं, उनको भारत रत्न से नहीं पूरा होगा, उनको विश्व रत्न का मिलना चाहिए। क्योंकि चारा घोटाला, रेल घोटाला, तो इसका भी तो कुछ होना चाहिए। विपक्ष को पूछिए कि आपको यूएनओ से मिलेगा। गिरिराज सिंह के बयान पर विवाद होते देर नहीं लगी। उनके बयान पर आरजेडी ने न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि उल्टे उन्हें अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दे डाली। पहले अपने भीतर झांकने का काम करें। मुर्गा खाने वाले, बकरा खाने वाले, खस्सी खाने वाले और भेड़ा खाने वाले लोग इस तरह की भाषा बोलेंगे और ये लोग बनाए गए हैं बीजेपी में मंत्री इसीलिए कि तुम लोग नफरत पैदा करो। दरअसल गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी, तो वहीं लालू यादव को भी भारत रत्न देने की मांग उठने लगी। इसी सवाल पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा, जिस पर सियासत शुरू हो गई।
बिहार की राजधानी पटना में भोजपुरी गायिका देवी के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। पटना के बापू सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में देवी पहुंची थी। रघुपति राघव राजा लेकिन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जैसे ही रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भजन गाया तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाते ही हंगामा शुरू हो गया। हॉल में बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि लोक गायिका देवी को बीच में ही रोक दिया गया। इतना ही नहीं, देवी को मंच से ही लोगों से माफी तक मांगनी पड़ी। और इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। मंच पर मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने बीच बचाव करके लोगों को शांत कराया। आप सभी जो भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, वो कृपया बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस बीच कार्यक्रम में हुए हंगामे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया और बीजेपी को घेरा। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लाखों रुपए खर्च करके कई योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन शिक्षा की हालत अभी भी कई जिलों में बेहद खराब है। इसकी बानगी श्योपुर जिले के सरकारी स्कूल में देखने को मिली, जहां पर एक साथ टीचर्स सोते नजर आए। वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 4 शिक्षक गहरी नींद ले रहे थे। ये वायरल वीडियो श्योपुर जिले के एक मिडिल स्कूल का बताया जा रहा है, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के समय में ये सभी टीचर एक रूम में आराम फरमा रहे थे। अब सवाल ये कि छात्रों को बेहतर शिक्षा देकर भविष्य के ऊंचे आसमान में उड़ने का सपना पूरा कराने की जिम्मेदारी रखने वाला शिक्षक अगर क्लास में आकर खुद ही सो जाए तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। एमपी में स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का हाल इतना बुरा है कि इसका दर्द अब मंत्री जी के जुबान पर आने लगा है। 10-12 हजार तो भैया देखना जरा, हम थोड़ा आते हैं खेतों में। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में होंगे। ये चुनौतियां हैं समाज की, जिन पर हमको मनन चिंतन करना पड़ेगा। एमपी की शिक्षा व्यवस्था पर अब सियासत तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री का बयान आते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मौके पर चौका मार लिया और कहा कि कितनी शर्म की बात है कि शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, लेकिन कार्रवाई करने की जगह मंच से इनका महिमा मंडन कर रहे हैं। अजमेर में उर्स से पहले बुलडोजर वार पर बड़ा बवाल हो गया। नगर निगम का बुलडोजर चला तो व्यापारी भड़क गए और इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि दरगाह क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई का बुलडोजर जब चला तो उसकी जद में दर्जनों दुकानें आ गई। अवैध निर्माण पर जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, वहां मौजूद व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और स्थानीय नागरिकों के बीच जमकर बहस हुई। जैसे तैसे मामले को शांत करवाया गया। वहीं मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। नगर निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया। दरअसल अजमेर में दरगाह वाले इलाके में नगर निगम की टीम ने दुकानों और घरों के बाहर बने अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया था। आज उन पर एक्शन लिया गया। इलाके में कई दुकानदारों ने शांत रहकर प्रशासन के कामों का सहयोग किया, लेकिन कुछ व्यापारियों ने विरोध किया। नगर निगम ने कहा कि नालियों और सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है, जिसके खिलाफ अभियान चलाकर एक्शन लिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने अब सख्त कदम उठाए हैं। अब उन दुकानदारों की लिस्ट तैयार हो रही है जो बिना वेरिफिकेशन के सिम कार्ड बेच रहे हैं। इसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में अभियान चलाया जा रहा है। सिम कार्ड विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी हो रही है और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है सिम कार्ड बेचने के दौरान नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार सिम कार्ड का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों और अन्य गैरकानूनी कामों में किया जाता है। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बल की टीम सिम कार्ड विक्रेताओं से पूछताछ कर रही है। तेजी से लगातार ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसी बीच जहां एक तरफ सुरक्षा बलों की कोशिश है कि लगातार आतंकियों के पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए, उसी बीच इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है कि सिम का गलत इस्तेमाल जो है वो कई सारे लोगों द्वारा, एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा, एंटी नेशनल एलिमेंट्स द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस ने सिम कार्ड विक्रेताओं को चेतावनी दी है
कि वे सभी नियमों का पालन करें और ग्राहकों के दस्तावेजों का पूरी तरह से सत्यापन करें। यदि कोई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई घोटाला हो और घोटाले की जांच करने वाले भी नया घोटाला करने लग जाएं? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ स्कॉलरशिप घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम पर ही रिश्वत लेने के आरोप लग गए और करोड़ों की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई के हत्थे ईडी अधिकारी का भाई चढ़ गया। पूरा मामला 250 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले की जांच से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप स्कैम की जांच ईडी कर रही है, लेकिन आरोप है कि केस से बचाने के लिए 29 कॉलेज के मालिकों को 25 करोड़ रुपए जुटाने को कहा गया, जिसे कलेक्ट करने के लिए ईडी अधिकारी के भाई को भेजा गया। लेकिन सीबीआई ने उसे हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार कर लिया और उसकी गाड़ी से 55 लाख रुपए जबकि घर से 70 लाख रुपए की बरामदगी हुई। आरोप है कि इस पूरे मामले में ईडी के 3 बड़े अधिकारी शामिल हैं। बुधवार को शिमला में सीबीआई की टीम ने ईडी दफ्तर में भी छापेमारी की थी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी विवास दीप के मोबाइल से जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले की जांच सीबीआई भी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अपराधी या तो सरेंडर करने के लिए मजबूर है या फिर पुलिस उनका एनकाउंटर कर रही है। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस की कई जगहों पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पहली मुठभेड़ यूपी के बहराइच में हुई, जहां पुलिस की गोली लगने से असलम नाम का बदमाश घायल हो गया। इस दौरान बदमाश पुलिस से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता दिखाई दिया। गलती हुई के माफ कर दे, अब न करबे, अब गलती हुई अब न चोरी करबे। राजधानी लखनऊ में 2 अलग-अलग जगहों पर पुलिस की बदमाशों से भिड़ंत हुई। गोमती नगर इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान अमन सिंह और वीर यादव नाम के 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं उस स्पॉट पर जहां पर कल देर रात एनकाउंटर हुआ। आप देख सकते हैं अमन सिंह और वीर यादव को घायल अवस्था में गिरफ्तार यहां से किया गया था। लखनऊ में दूसरी मुठभेड़ कृष्णानगर इलाके में हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक पर सवार 2 बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं गाजियाबाद के नाहल गांव में कई मामलों में फरार चल रहे बदमाश शाबाद को पुलिस ने घेर लिया। इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, जबकि वाराणसी के रामनगर में बच्ची की हत्या के आरोप में फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। अंधाधुंध 50 राउंड फायरिंग से हरियाणा का यमुनानगर दहल गया। बाइक सवार नकाबपोश ने 3 लोगों पर दनादन गोलियां बरसा दी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। बाइक सवार बदमाश घात लगाए बैठे थे, तभी जिम से बाहर निकले 3 युवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली कार में बैठने जा रहे एक शख्स को लगी और वो वहीं सड़क पर गिर गया। फिर दूसरे युवक को टारगेट किया, लेकिन भागने के दौरान उसे भी गोली लग गई और फिर 4 से 5 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना सुबह 8 बजे की है। जिम से निकलकर युवक घर जा रहे थे, तभी उन पर हमला हो गया। इस दौरान उन्होंने जान बचाकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन पीछे से हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग झोंक दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अपराधियों का मकसद साफ नहीं हो पाया है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग खौफ में घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इलाके में इस तरह की घटना पहली दफा है। यह आपसी रंजिश की वजह से हुआ या फिर कोई गैंग वॉर है, इन सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक घायल का इलाज चल रहा है। होश में आने के बाद उसके बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके बाद मामले में खुलासा हो सकता है। फिलहाल मृतकों और घायल के परिजनों से पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों के बीच ही विवाद खड़ा हो गया और देखते ही देखते मामला मारपीट तक आ गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं मंदिर में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। भारी संख्या में लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन यहाँ प्रभु के भक्तों में ही विवाद हो गया और मारपीट होने लगी। जानकारी के मुताबिक लंबी कतार में घुसने के लिए 2 लोगों में पहले तो बहस शुरू हुई,
थोड़ी ही देर बाद कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। भगवान के दर पर दो पक्षों में लात घूंस से चलने लगे। मंदिर में हंगामा शुरू हो गया। विवाद बढ़ता देख स्थानीय दुकानदारों ने मारपीट में एंट्री ली और दोनों पक्षों के विवाद को शांत कराया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और मारपीट करने वालों दोनों युवकों की तलाश कर रही है। प्रयागराज में महाकुंभ की रौनक दिखनी शुरू हो गई है। आज का दिन साधु संतों के लिए बेहद खास रहा, जब सन्यासी परंपरा के अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। अग्नि अखाड़े की पेशवाई देखते ही बन रही थी। बैंड बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से पेशवाई निकाली और शाही अंदाज में शोभा यात्रा ने महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव नजर आया। सबसे आगे जहां अखाड़े की धर्म ध्वजा शान से फहरा रही थी, वहीं उसके पीछे अखाड़े की इष्ट भगवती गायत्री के रथ का लोग दर्शन कर रहे थे। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में अग्नि अखाड़े के साथ ही दूसरे अखाड़ों के नागा सन्यासी भी शामिल हुए। ट्रैक्टर पर बनाए गए रथों पर रखे गए चांदी के हौदों में सवार होकर संत महंत लोगों को दर्शन दे रहे हैं। पेशवाई ने पुराने शहर के तमाम क्षेत्रों से होते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। इस दौरान संत महात्माओं के दर्शन के लिए जगह जगह सड़क किनारे लोग भारी भीड़ भी यहाँ पर देखने को मिली। जो सनातन के विषय में लोग ये कहते हैं कि अलग अलग देवता, अलग अलग देवियाँ, अलग अलग मान्यता, अलग अलग इतने सारे देवी देवताओं का जो वर्णन है, लेकिन अनेकता में जो एकता का क्या स्वरूप है वो कुंभ के समय ही सबको देखने को मिलता है। पेशवाई में अखाड़े की धर्म ध्वजा और इष्ट देव के पीछे नागा सन्यासी भी हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए चल रहे थे और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और चलिए अब आपको महाकुंभ की एक अनूठी तस्वीर दिखाते हैं। महाकुंभ को शुरू होने में अभी 18 दिन बाकी हैं, लेकिन महाकुंभ की भव्य, दिव्य और अलौकिक तस्वीरों के आने का दौर शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रयागराज में इस समय कैसा माहौल होगा। महाकुंभ की ड्रोन तस्वीरों से ये तो साफ हो गया है कि पूरा तीर्थराज प्रयागराज रोशनी से नहा चुका है और आने वाले दिनों में जब यहाँ श्रद्धालुओं और साधु संतों के अखाड़े भ्रमण करेंगे तब और भी दिव्य तस्वीरें हमें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के संभल में धार्मिक महत्व से जुड़े स्थलों की खोज में एक और कूप मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कूप को मृत्यु कूप के नाम से जाना जाता है। इसके जल से स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होने की मान्यता भी। अब इस कूप के रहस्य को सुलझाने के लिए खुदाई हो रही है, जिसे कूड़े करकट और मलबों से ढक दिया गया था। संभल में सरथल चौक के पास ये प्राचीन कूप मिला है, जो कि शाही जामा मस्जिद से महज कुछ मीटर की दूरी पर है। नगर पालिका की टीम पुराने मृत्यु कूप की खुदाई कर रही है। मैं मौजूद हूँ संभल के सरथल चौक पर, जहाँ पर एक कूप मिला है और उसकी यहाँ पर खुदाई जो है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है और इसी के साथ तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनको यहाँ पर नगर पालिका परिषद की तरफ से जो है लगाया गया है। और ये जो खुदाई आप देख रहे हैं ये यहाँ पर लगातार चल रही है। इस कूप का प्राचीन महत्व है। मान्यता है कि यहाँ स्नान से सारे पाप धुल जाते थे। इस कूप का स्कंद पुराण में जिक्र है। मृत्युंजय मंदिर के पास है मृत्यु कूप। संभल में यह कूप 19 कूपों में से एक है। मृत्यु कूप को लेकर पौराणिक मान्यता है। नगर निगम के अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि इस कुएं में पौराणिक तथ्य मिल सकते हैं, जिसकी वजह से इसे जेसीबी की बजाय मजदूरों से खनन करवाया जा रहा है, क्योंकि आसपास के लोगों ने इस कूप के काफी प्राचीन होने का दावा किया है। संभल में जितने भी अनसुलझे सवाल हैं एक एक करके सामने आ रहे हैं। पहले बावड़ी मिली और अब संभल का बड़ा कनेक्शन सम्राट पृथ्वीराज चौहान से भी जुड़ गया है। संभल में सबूत तलाशते वक्त एएसआई और प्रशासन को पृथ्वीराज चौहान की एक ऐसी विरासत मिली जिसके रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। संभल के डीएम और एसपी जिस जगह पर निरीक्षण कर रहे थे, ये एक ऐसी बावड़ी है जो अपने आप में कई राज समेटे है। ये बावड़ी संभल की शाही जामा मस्जिद से महज 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुकी है। इस कुएं को लेकर भी वहाँ के लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं। साथ ही तोता मैना की कब्र की भी अपनी कहानी है। बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान की ये बावड़ी 7 मंजिला बनी हुई है। इसमें कुआं है और 14 कमरे भी हैं। साल 1966 तक बावड़ी में कुएं में खूब पानी था। अब प्रशासन की तरफ से इस किले का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और चौथे स्थान के ऊपर जो राजपूत काल की बावड़ी है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है। इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता। संभल में विरासतों को संवारने का काम शुरू हो गया है। पुराने किले का जीर्णोद्धार हो रहा है और उन तथ्यों को भी सामने लाया जा रहा है जिसे साजिशन मिट्टी में दफनाने की कोशिश हुई थी।
उत्तर प्रदेश का संभल अपने आप में कई ऐतिहासिक पन्नों को समेटे हुआ है। प्राचीन विरासत की खोज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक रहस्य से पर्दा भी उठ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर उस किले की है जिसे सौधन गांव का किला कहते हैं। ये किला कला की खूबसूरती और तत्कालीन दौर की यादगार निशानियों में से एक है, जिसका निर्माण 1645 ईस्वी में हुआ था। बताया गया कि शाहजहां की सल्तनत में संभल के गवर्नर रहे रुस्तम खान ने इस किले का निर्माण कराया था, जिसके पास ही एक मस्जिद भी बनवाई थी। ये तो बहुत ही पुराना है, बड़े बड़े खत्म हो गए ही हैं। अब तो हालत बहुत खराब है। पहले जिसमें कुटियाँ सब बन नहीं, कई जगह कुटियाँ टूट गई हैं। और जो दोनों जीना है, एक जीना बिल्कुल टूट गया, एक जीना रह गया। सौधन गांव में बना ऐतिहासिक किला बेहतरीन नक्काशी की वजह से आकर्षण का केंद्र रहा, लेकिन देखरेख के अभाव में किले की हालत जर्जर होती जा रही है। आए दिन यहाँ ईंटें गिरती रहती है। हालांकि सरकार इसे संरक्षित स्थल घोषित कर चुकी है। यहाँ पर ठीक सामने ही मस्जिद भी है जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, और इसी मस्जिद के साथ में ही मंदिर भी है। और इसी तरीके से अब इसको सजाने का, संवारने का काम जो है वो प्रशासन की तरफ से होने वाला है, क्योंकि संभल में अब लगातार आए दिनों ऐसी प्राचीन इमारत, स्मारक जो हैं वो मिल रहे हैं। अब जर्जर हो चुके इस किले की देखरेख की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से एक टीम को इस किले को सजाने और संवारने के काम में लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 करोड़ 59 लाख का घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आरोप है कि वहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाले एक शख्स ने घोटाला किया और इस घटना ने सबको चौंका दिया। आरोप है कि हर्षल कुमार अनिल क्षीरसागर नाम के इस कर्मचारी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे चुराए। ये कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था और उसकी तनख्वाह सिर्फ 13,000 रुपए थी। आरोपी ने कथित तौर पर खेल विभाग के पुराने लेटर हेड का इस्तेमाल किया। आरोपी ने बैंक को एक ईमेल भेजा जिसमें खेल परिसर के बैंक खाते से जुड़े ईमेल पते को बदलने का अनुरोध किया। इसके लिए उसने सिर्फ एक अक्षर बदलकर एक समान ईमेल पता तैयार किया। फिर एक बैंक के साथ डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कमेटी के खाते के लिए नेट बैंकिंग सर्विस एक्टिव की। बताया गया कि 1 जुलाई से 7 दिसंबर के बीच कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपने और 12 अन्य बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। जांच में पता चला कि आरोपी ने 1 करोड़ 20 लाख की BMW कार, 32 लाख की BMW मोटरसाइकिल खरीदी, आलीशान 4 कमरों वाला फ्लैट खरीदा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया। पुलिस ने BMW कार और बाइक को पहले ही जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, तो वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। श्योपुर में एक डॉक्टर की लापरवाही ने एक महिला की आंख छीन ली और पूरे जीवन भर के लिए उसे अंधा बना दिया। दरअसल एक बुजुर्ग महिला एक आंख से कम दिखने की वजह से परेशान होकर जिला अस्पताल में अपनी आंख को दिखाने आई, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने उससे उसकी आंखों की रोशनी ही छीन ली। महिला जब जिला अस्पताल इलाज कराने के लिए पहुंची तो डॉक्टर साहब ने उन्हें ऑपरेशन कराने का सुझाव दिया और अपने प्राइवेट अस्पताल ले गए और आंख का ऑपरेशन किया। लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला की आंख की रोशनी लौटने की बजाय चली गई। महिला जब डॉक्टर साहब के पास पहुंची तो आंख के डॉक्टर GK गोयल ने महिला को बताया कि उनकी दूसरी आंख भी खराब है। इसके लिए कुछ दिनों बाद वे फिर से आंख दिखाने गए। इसके बाद डॉक्टर ने महिला की दूसरी आंख का भी ऑपरेशन कर दिया। महिला ने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद अब एक आंख से उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, इसके अलावा दूसरी से भी कम दिखाई दे रहा है। फिर प्राइवेट में लेके पहुंचे, ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। प्राइवेट में 6,000 रुपया लिए, का 6 लिया है, दूसरी को तो 12,000 लिया है। वो पर्चा बनाता था 300 रुपए का। अब जिन आंखों का ऑपरेशन किया उन आंखों से दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, एक से दे रहा है सर, एक से तो कुछ नहीं है। बुजुर्ग महिला इस पूरे मामले की शिकायत को लेकर कलेक्टर के पास पहुंची और पूरी बात बताई, जिसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज तक आपने इंसानों का अंतिम संस्कार होते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी पेड़ पौधे का अंतिम संस्कार होते देखा है? नहीं देखा तो ये रिपोर्ट देखिए। तो देखिए कैसे हिंदू रीति रिवाज से पेड़ पौधों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यह अंतिम संस्कार उसी तरीके से हुआ जैसे सनातन धर्म में इंसानों का किया जाता है। अंतिम संस्कार से पहले बागान के मालिक ने पेड़ पौधों की शव यात्रा निकाली। किसानों ने काटे गए पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अर्थी सजाई और फिर ढोल नगाड़ों के साथ अंतिम संस्कार करने ले गए। पेड़ पौधों के अंतिम संस्कार में इस किसान ने पूरे गांव के लोगों को भी शामिल किया और घाट पर भोज तक का आयोजन कर दिया।
ये सब तामझाम किसान ने गुस्से में किया और उसके गुस्से के पीछे का कारण है असामाजिक तत्व। दरअसल किसान ओम प्रकाश जायसवाल ने करीब 700 पेड़ लगाए थे, लेकिन असामाजिक तत्वों ने 500 से ज्यादा पेड़ पौधों को काट दिया। इसमें आम, सांगवान, शीशम समेत कई तरह के पेड़ थे, जिसे असामाजिक तत्वों ने काट कर नष्ट कर दिए। साथ ही किसान के बासा में भी आग लगा दी। किसान ने आरोप लगाया कि जमीन पर कब्जा करने के लिए पेड़ पौधों को काटा गया। पुलिस में शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो शव यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश के धार जिले में राह चलते हादसों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले बड़े पत्थर से कार के टकराने से एक व्यक्ति जिंदा जल गया था। वहीं राह चलती एक महिला पर पुराना पेड़ भरभरा कर गिर गया था। ये पूरी घटना एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके एक हाथ में टिफिन होता है और दूसरे हाथ में एक थैला। बेखबर होकर वो सड़क पार करने के लिए बढ़ रही होती है, तभी अचानक से एक पेड़ भरभरा कर गिरता है और वो महिला उसके नीचे दब जाती है, जिसमें उसकी मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पेड़ गिरते ही वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लोग पेड़ के नीचे दबी बुजुर्ग महिला को निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते हैं, जबकि एक कार भी इस घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पेड़ को हटाकर लोगों को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के शामली में एक बिल्ले की दावेदारी को लेकर 2 पक्ष आपस में उलझ गए। आलम ये था कि पुलिस ने भी माथा पकड़ लिया। बाद में अजब गजब तरीके से इस विवाद को सुलझाया गया। जिस बिल्ले को लेकर विवाद चल रहा था उसका नाम मैक्स है, जिसे औरंगजेब नाम के शख्स ने रखा था, लेकिन एक लड़की ने इस पर अपना दावा ठोक दिया। बाद में पुलिस के कहने पर औरंगजेब ने बिल्ले को मैक्स के नाम से पुकारा तो वो भागकर गोद में चला गया और इसी के साथ इस विवाद का भी निपटारा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने औरंगजेब को असली मालिक मानते हुए बिल्ला सौंप दिया। तो उसे देख के बोले कि ये हमारा बच्चा है। तो ये बच्चा तो मैं राजस्थान से लेके आया था, अगस्त में लेके आया था। तो ये अगस्त में आने के बाद ये पुलिस उन्होंने रिपोर्ट कर दी इसकी, तो हम थाने गए, वहाँ से बिल्ला लेकर आ गए अपना। बताया गया कि बिल्ला 1 हफ्ते पहले गुम हो गया था, जो औरंगजेब के पास दिखा। ऐसे में लड़की की इस शिकायत पर पुलिस ने औरंगजेब को थाने बुला लिया, लेकिन बिल्ले ने खुद अपने मालिक की पहचान कर ली। पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, तो कहीं तापमान माइनस में जाने से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के गंगोत्री धाम की हैं, जहां पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मंदिर परिसर से लेकर पूरे इलाके में बर्फ की मोटी परत जम गई है। इसके अलावा पहाड़ों की रानी शिमला से लेकर कुल्लू मनाली तक बस एक ही रंग दिख रहा है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां बर्फबारी वरदान बनकर तो आई, लेकिन कुछ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बर्फबारी की वजह से पानी की समस्याएं होने लगी हैं, क्योंकि तापमान गिरने की वजह से पानी का पाइप जम गया है, जिसे आग जलाकर पिघलाई जा रही है। लाहौल स्पीति में तो बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसकी वजह से कई जगहों पर गाड़ियां बर्फ में फंस गई हैं, तो कई जगहों पर बर्फ की वजह से गाड़ियां फिसलती नजर आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीरें कश्मीर से भी सामने आई हैं, जहां तापमान गिरकर -5.2 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से डल झील जम गई है। बर्फ पर स्कीइंग भला कौन नहीं करना चाहेगा, और बात जब कश्मीर की हो तो स्कीइंग के साथ खूबसूरत वादियों का दीदार बोनस की तरह होता है। लेकिन सोपोर में तो बच्चों ने तालाब के ऊपर ही और क्रिकेट ग्राउंड भी बना लिया। बर्फिस्तान बने जम्मू कश्मीर में कहीं मुश्किलें बेशुमार है, तो कहीं बर्फीली वादियों में बच्चों की मौज। श्रीनगर से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां जम चुके तालाब के ऊपर बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, तो कई तालाब पर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि तालाब पर बर्फ की मोटी चादर लिपटी है और पूरा तालाब बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बन गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह तालाब पर जमी बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हैं, जैसे ये उनका फेवरेट प्लेग्राउंड हो। दरअसल लगातार हो रही बर्फबारी के साथ गिरते टेम्परेचर ने तालाब और झीलों को बर्फ में बदल दिया है। पानी जम चुका है और सोपोर का ये तालाब भी अब पानी की जगह बर्फ बन चुका है। तालाब के इस बर्फीले ग्राउंड पर अब बच्चे स्केटिंग और दूसरे गेम्स खेल रहे हैं, जैसे तालाब ही उनका वंडरलैंड हो। ठंड के मौसम में भी गाड़ियों में लग रही आग ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली के जैतपुर में गाड़ियां सड़क पर धू-धू कर जलती नजर आई। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें एक बिहार के मुजफ्फरपुर की है, तो दूसरी दिल्ली के जैतपुर की। मुजफ्फरपुर में चलती थार गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार नेशनल हाईवे पर धू-धू कर जलने लगी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया।
हालांकि आग लगने के बाद गाड़ी में बैठे लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। सड़क पर धधकती बस की ये तस्वीरें दिल्ली के जैतपुर की हैं, जहां एक स्कूल बस में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क से लोग इधर उधर भागने लगे। आसमान में उठ रहा धुआं और आग की लपटें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर है। आग ने देखते ही देखते पूरे बस की अपनी चपेट में ले लिया। पूरी बस जलकर राख हो गई और ड्राइवर ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान बस में कोई भी स्कूली बच्चे मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों में आग पर काबू पाया।